आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे अगला टॉपिक चैप्टर नंबर 7 का, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम। चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, वो एक सदिश राशि है। ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं। जैसे ऊपर देखिएगा डीबी वेक्टर लगा रखा है, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है, तभी इसके ऊपर यहाँ वेक्टर लगा हुआ है। ये बात हम जान चुके हैं कि चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है और जो सदिश राशि होती हैं उनकी कोई ना कोई दिशा अवश्य होती है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के नियम कौन कौन से हैं, उस पर हम यहाँ चर्चा करेंगे। पहला नियम है नंबर 1, SNOW नियम। SNOW नियम। SNOW का मतलब समझ लीजिए आप कि S से होता है साउथ, N से होता है नॉर्थ, O से होता है ओवर, ओवर यानी ऊपर, और W से होता है वेस्ट, वेस्ट यानी पश्चिम। तो इस नाम से ही हम इस नियम को समझेंगे कि अगर कोई चालक तार है, SN के हिसाब से लिख रहा हूँ, अगर कोई चालक तार है और उसमें विद्युत धारा जो है वो S से N की ओर बह रही है, अर्थात साउथ से नॉर्थ की ओर बह रही है, अर्थात दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर बह रही है। दूसरी बात कि चुंबकीय सुई उस तार के ओवर रखी हुई है, ओवर यानी ऊपर रखी हुई है। चुंबकीय सुई उस तार के ऊपर रखी हुई है, तो चुंबकीय सुई का जो उत्तरी सिरा है, उत्तरी जो ध्रुव है, ये उत्तरी जो सिरा है वो पश्चिम दिशा में घूम जाता है। ये इस नियम का मतलब है, रटना कहीं भी नहीं पड़ेगा। दोबारा समझिए कि यदि कोई चालक तार है जिसमें दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर विद्युत धारा बह रही है, इस तार के ऊपर चुंबकीय सुई रखी हुई है, तो चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव पश्चिम दिशा में घूमे जाता है। इसे SNOW नियम कहते हैं। पढ़िए इसको। यदि किसी चालक तार में विद्युत धारा दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर बह रही है, वही बात है, तथा अभिष्ट तार, वैसे अभिष्ट ये गलत लिख रखा है, अभिष्ट लिखा ऐसे जाता है अभिष्ट ऐसे लिखा जाता है, यहाँ से आप ये उतारें। अभिष्ट तार चुंबकीय सुई के ऊपर रखा है, तो चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव पश्चिम दिशा की ओर घूम जाता है। इसे SNOW नियम कहते हैं। ये इसका पहला नियम था जो हमने पढ़ लिया। अगला देखिएगा, नंबर 2 है दाएं हाथ का नियम। दाएं हाथ का नियम क्या कहता है कि यदि किसी धारावाही चालक को, जैसे मान लो ये कोई चालक है और इसको मैंने यूँ दाहिने हाथ में ऐसे पकड़ लिया, आप वीडियो में देखिए ध्यान से, मेरा हाथ मैंने कैसे पकड़ रखा है। ये कोई चालक है, तार है, और इस तार को मैंने इस प्रकार से पकड़ लिया ऐसे। क्लियर, समझ में आ रही होगी आपको। पकड़ने के बाद अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर ये जो तार है इसमें विद्युत धारा जो बह रही है उसको ये अंगूठा रिप्रेजेंट कर रहा है। ये अंगूठा क्या कर रहा है, अगर इस तार में प्रवाहित विद्युत धारा को ये अंगूठा रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब इस तार में ऊपर की ओर इधर विद्युत धारा बह रही है, अंगूठा इसी विद्युत धारा की दिशा को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो ये जो मुड़ी हुई अंगुलियां हैं ये उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को रिप्रेजेंट करेंगी। जैसे ये अंगुली ऐसी मुड़ी हुई है, इसका मतलब इस तार के चारों तरफ इस प्रकार से, फिर ऐसे आएगा, इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। दोबारा समझना कि यदि कोई चालक तार है और इसमें प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को ये अंगूठा रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मुड़ी हुई जो अंगुलियां हैं वो इस चालक तार के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को रिप्रेजेंट करेंगी। तो देखिएगा, यदि किसी धारावाही चालक तार को इस प्रकार से दाहिने हाथ में पकड़ें कि अंगूठा धारा प्रवाह की दिशा को व्यक्त करे, तो
तो मुड़ी हुई अंगुलियां उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेंगी। इसे दाएं हाथ का नियम कहते हैं। बिल्कुल बहुत सिंपल सा नियम था और आप इसको आसानी से याद रख सकते हो, रटना कुछ भी नहीं है इसमें। इस प्रकार से आपका अंगूठा है, अगर किसी ये कुछ चालक तार है, इसको हमने दाहिने हाथ में इस प्रकार से पकड़ा और अगर अंगूठा इसमें प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब इसमें विद्युत धारा जो है वो इस ढक्कन से लेकर इसकी पिन तक, यहाँ तक इस साइड में प्रवाहित हो रही है। तो ये मुड़ी हुई जो अंगुलियाँ हैं वो इसके चारों तरफ उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को रिप्रेजेंट करेंगी। तीसरा नियम है वृत्तीय धाराओं के लिए दाहिनी हथेली का नियम। ये थोड़ा डिफरेंट है, इससे जस्ट अपोजिट है, इससे जस्ट अपोजिट है। ये नियम ऐसे कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई, जैसे इसमें क्या कहा था हमने कि धारा ऐसे बह रही थी और चुंबकीय क्षेत्र ऐसे उत्पन्न हो रहा है। अब अगर मान लीजिए अपने पास इस प्रकार से कोई वर्ताकार कुंडली है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ बना दूँ, ये कोई वर्ताकार कुंडली है, क्लियर, ये कोई वर्ताकार कुंडली है और इस वर्ताकार कुंडली में विद्युत धारा बह रही है इस प्रकार से, क्लियर। जैसे मैं मेरे हाथ को मोड़ के यहाँ पर रखूँ, देखो ध्यान से समझना मेरी बात को, कि अब ये देखो ये धारा ऐसे बह रही है और अंगुली भी मेरी ऐसे ही मुड़ रही है, क्लियर। धारा भी ऐसे बह रही है, अंगुली भी ऐसे ही मुड़ रही है। इसका मतलब ये मुड़ी हुई जो अंगुलियां हैं ये प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को रिप्रेजेंट कर रही हैं, रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो ये जो मेरा अंगूठा है, देखो जैसे ये ऊपर की ओर जो मेरा अंगूठा आ रहा है, ये जो अंगूठा है ये अंगूठा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को रिप्रेजेंट करेगा। अगर ये मुड़ी हुई अंगुलियां प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को रिप्रेजेंट कर रही हैं तो ये अंगूठा जो है वो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को रिप्रेजेंट करेगा, क्लियर। मतलब कि जो पिछला जो नियम था उससे जस्ट अपोजिट ये नियम है। तो इसको मैं पढ़ रहा हूँ कि यदि किसी वर्ताकार कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को दाहिने हाथ की मुड़ी हुई अंगुलियां प्रदर्शित करती हों तो अंगूठा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगा। इसे वृत्तीय धाराओं के लिए दाहिनी हथेली का नियम कहते हैं। नंबर 4 है मैक्सवेल का कार्क पेच नियम। ये जो कार्क पेच नियम है इसको समझिए आप। जैसे मान लीजिए यही कार्क है, इसको अगर मैं खोल रहा हूँ, देखो ध्यान से, ये खुलता नहीं, यहाँ से खुल रहा है, ये देखो जो जो मैं इसको खोल रहा हूँ जैसे ये खुलेगा यूँ बाहर की ओर, और ये मैं इसको ये अलग कर दिया, ठीक है ना, वापस बंद कर रहा हूँ। अब आप ध्यान देना कि जो जो मैं इसको खोलूँगा ना, जब जब मैं इसको ऐसे खोलूँगा तो ये पेच बाहर की ओर निकलेगा, ये पेच बाहर की ओर निकलेगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये पेच जो है उस दिशा में जा रहा है जिस दिशा में विद्युत धारा बह रही है, अर्थात ये पेच इधर जा रहा है, आगे बढ़ रहा है, इसका मतलब इस तार में इस साइड में विद्युत धारा अगर बह रही है तो ये जिस साइड में इस पेज को मैं घुमा रहा हूँ, मैं पेज को ऐसे घुमा रहा हूँ, तो ये जो घूम रहा है वो इसमें उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को रिप्रेजेंट करेगा। अर्थात इसमें अगर ये जो वायर है इसमें इस प्रकार से विद्युत धारा इस साइड बह रही है तो इसमें उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे रहेगी, यूँ आएगी, यहाँ ऊपर से नीचे गया, फिर नीचे से वापस इधर आया, फिर ये वापस ऊपर आके ऐसे चला गया। मतलब कि जो दाहिने हाथ का जो नियम था, या वृत्तीय धाराओं के लिए दाहिनी हथेली का जो नियम था, या SNOW का जो नियम था, या मैक्सवेल का कार्क पेच का जो नियम था, ये चारों के चारों जो नियम हैं वो एक ही बात को रिप्रेजेंट करते हैं, कोई अलग अलग बात को रिप्रेजेंट नहीं करते, बस उनको रिप्रेजेंट करने का तरीका एक जैसा है। तो मैं इसको पढ़ रहा हूँ कि यदि किसी दक्षिणावर्ती पेच को इस प्रकार से घुमाएं कि उसकी नोक प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा में आगे बढ़े तो जिस दिशा में पेच को घुमाया जा रहा है वह उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगा। इसे मैक्सवेल का कार्क पेच का नियम कहते हैं। क्लियर। अगला टॉपिक देखिए आप। अगला टॉपिक काफ़ी बड़ा है, इसको आपको ध्यान से समझना होगा और कठिन भी है और एग्जाम में काफ़ी बार पूछा हुआ है, आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा तो ही समझ में आएगा। देखिएगा, परिमित लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। परिमित लंबाई मतलब कि लिमिटेड जो लंबाई है, ऐसा तार है हमारे पास जिसकी लंबाई क्या है, लिमिटेड है,
और उसके तार के कारण कितना चुंबकीय क्षेत्र उसमें पैदा होगा, उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। हमें ये तो पता लग ही गया था कि जी अगर किसी तार में विद्युत धारा बहती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। वो चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न होता है उस पर हम यहाँ पर अब चर्चा करने जा रहे हैं। समझना मेरी बात को ध्यान से कि ये कोई तार है, ये कोई तार है और इस तार का ये मध्य बिंदु O है। O से D दूरी पर ये कोई बिंदु P है और इस बिंदु P पर हमें उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। देखिएगा ध्यान से, इसमें ये I एम्पियर की विद्युत धारा ऊपर की ओर बह रही है। तो I एम्पियर की विद्युत धारा इसमें बह रही है और इस विद्युत धारा के कारण यहाँ बिंदु P पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, इस पर हम विचार यहाँ करने जा रहे हैं। मैंने माना कि O जो है इस तार का सेंटर है और इस सेंटर से L दूरी पर ये DL लंबाई का ये कोई अल्पांश है। इस अल्पांश पर हम यहाँ विचार कर रहे हैं और ये अल्पांश का मध्य बिंदु है O डैश। O डैश की बिंदु P से दूरी क्या है, R है। क्या है भाई, R दूरी है। और यहाँ ये जो बाहर की ओर जो कोण बन रहा है और ये कोण बन रहा है थीटा। क्या बन रहा है, थीटा। इसी प्रकार यहाँ पर ये कोण बन रहा है θ1 और ये वाला कोण बन रहा है बाहर की ओर θ2। मतलब सारे कोण बाहर की ओर ही बन रहे हैं। ये बाहर की ओर θ2, ये बाहर की ओर θ और ये बाहर की ओर θ1। ये तीनों के तीनों कोण बाहर की ओर ही बन रहे हैं। इधर मैं बात कर लूँ, ये बिंदु P पर यहाँ φ1 और ये क्या है φ2। φ1 और φ2 यहाँ दो कोण इस प्रकार से बन रहे हैं। देखिएगा आगे, माना एक परिमित लंबाई का, जो बात हमने पढ़ी वो लिख रहे हैं हम। माना एक परिमित लंबाई का चालक तार है जिसमें I एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। माना इस तार का मध्य बिंदु O है जिससे स्मॉल d दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान बायो-सावर्त के नियम से ज्ञात करना है। यहाँ हमने बायो-सावर्त का नियम शुरुआत में पढ़ा था, तो 3-4 टॉपिक आएंगे जो बायो-सावर्त के नियम पर ही आधारित रहेंगे। मतलब हम बायो-सावर्त के नियम का इस्तेमाल करते हुए उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू को हम यहाँ पर फाइंड आउट करना चाहेंगे। इसके लिए मध्य बिंदु O से L दूरी पर DL लंबाई का एक अल्पांश की कल्पना करते हैं। ठीक है, बायो-सावर्त के नियम से इस अल्पांश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा और वो रहेगा dB बराबर μ0/4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। ये हमने बायो-सावर्त के नियम में पढ़ लिया था और इसको आपको अच्छे से याद रखना है। ये वो फॉर्मूला है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। ये भूलने वाला फॉर्मूला नहीं है क्योंकि इस फॉर्मूले पर बहुत कुछ आधारित है। तो dB बराबर μ0/4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। अब देखिए त्रिभुज OO' में, OO' में देखिएगा ध्यान से, अब ये OO' में कोट लगा रहा है। अब ये बात आ रही है कि OO' चित्र है क्या, पहले हम उस चित्र को देखते हैं। समझना इस चित्र को, O रहा, O' रहा, P रहा, दिख गया। इसमें ये चूंकि ये कोण बाहर से है तो ये अंदर वाला कोण क्या बचेगा, बोलो 180 माइनस थीटा। क्या बचेगा, ये 180 माइनस थीटा। अब इसमें इसने लगाया कोट, क्या लगाया इसने, कोट थीटा। क्या लगाया, कोट थीटा। अब चूंकि थीटा की जगह यहाँ 180 माइनस थीटा है तो लिख दिया 180 माइनस का थीटा, कोट एक थीटा बराबर। अब इसकी वैल्यू क्या रहेगी, वैल्यू निकालो। तो पहले देखो, आपको याद होगा 10th क्लास में पढ़ लिया था हमने लाल बटा कक्का। इसी हिसाब से कोट जो है वो आधार बटे लंब के बराबर होगा। यहाँ लिख दिया मैंने आधार बटा लंब। आधार क्या होता है, लंब क्या होता है, कर्ण क्या होता है, इसके बारे में आज सुन लो ध्यान से कि कोण थीटा के सामने की जो भुजा होती है वो सदैव लंब होती है। यहाँ हम ये थीटा मान के चल रहा हूँ मैं, तो ये क्या रहेगा, इसका लंब रहेगा और इसकी लंबाई क्या है, d है। तो इस लंब की जगह मैंने क्या रख दिया, d रख दिया। दूसरा जो 90 डिग्री का कोण है, ये कोण 90 डिग्री का दिख रहा होगा आपको। 90 डिग्री का जो कोण है
इसके ठीक सामने की जो भुजा होती है ये भुजा सदैव कर्ण होती है, तो ये आर क्या रहेगा यहाँ पर, कर्ण रहेगा। और जो भुजा बच गई वो आधार होती है, तो ये भुजा बच गई थी इस त्रिभुज की, तो ये क्या है, इसका आधार है। और इसके आधार को किससे लिखा है, एल से लिखा है। तो यहाँ हो गया कोट 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू स्मॉल एल अपॉन डी हो गया। क्लियर। अब मैं बात करना चाहूँगा कि ये अब बात आती है यहाँ पे कि कोट ही काम में क्यों लिया और कुछ काम क्यों नहीं लिया। इसके बारे में अगर चर्चा हम करना चाहें तो इसका एक ही हिसाब है कि हमें ये देखना होता है कि हमें क्या क्या दे रखा है। हमें दे रखा है यहाँ पर एक तो लंब और एक आधार। क्या क्या दे रखा है, लंब और एक आधार दे रखा है। इसलिए लंब और आधार जो है वो या तो इन दोनों में आ रहे हैं, मतलब टेन थीटा में आ रहे हैं, या फिर कोट थीटा में आ रहे हैं। या तो टेन में आ रहे हैं लंब और आधार, या फिर कोट में आ रहे हैं। अब आप कह सकते हो जब टेन में आ रहे हैं तो कोट काम में क्यों लिया, जब टेन आ रहा है तो कोट काम में क्यों लिया। इसका रीज़न ये है क्योंकि कोट का जो हम आगे अवकलन करेंगे तो इसका आसानी से अवकलन हो जाएगा, पर टेन का नहीं हो सकता था। इसलिए हमने यहाँ कोट 180 माइनस थीटा को इस्तेमाल किया है। ये काफ़ी बड़ा है ये टॉपिक, हो सकता है बीच में वीडियो फिनिश हो जाए तो मैं अगले वीडियो में उसको ऐड कर दूंगा, तो आप इसको ध्यान से पढ़ते रहें। जहाँ तक अपने फ़ोन में जो है सिस्टम वहाँ तक मैं इसको शूट करता रहूँगा, और जहाँ ये बंद हो जाएगा उससे अगला मैं नेक्स्ट वीडियो में ही पोस्ट करूँगा। ये बीच में कहीं बंद होगा क्योंकि कंप्लीट नहीं हो सकता, टॉपिक काफ़ी बड़ा है। ठीक है, देखिएगा। तो ये हो जाएगा कोट 180 माइनस थीटा बराबर एल अपॉन डी, या फिर एल बराबर हो गया डी कोट 180 माइनस थीटा। और कोट 180 माइनस थीटा जो है वो माइनस के कोट थीटा के बराबर होता है। बायो वाले बच्चे तो रट लें इसको फिलहाल, और मैथ वाले बच्चे जो हैं वो इसको समझ सकते हैं आराम से, अगर उन्होंने मैथ पढ़ ली है तो अवकलन समाकलन। फिलहाल तो आप ये याद कर ले कि कोट 180 माइनस थीटा जो है वो माइनस के कोट थीटा के बराबर होता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, कोट 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस का कोट थीटा। क्लियर। तो इसकी जगह मैंने ये लिख दिया। अब मैंने कहा था कि अवकलन करना अपने को, कहा था कि आपको अवकलन करना है, तो एल का क्या हो गया डी एल, और माइनस डी का माइनस का डी, और इसका अवकलन किया तो डी कोट थीटा। और कोट थीटा का अवकलन होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो डी कोट थीटा की जगह लिख दिया मैंने माइनस का कोसेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो डी एल इज इक्वल टू डी कोसेक स्क्वायर थीटा साथ में डी थीटा। समीकरण नंबर 2 हो गया है। इसी प्रकार उसमें ओ डैश पी जो त्रिभुज हमने पिछले पृष्ठ पे देखा था उसमें अब कोसेक हम लगा रहे हैं। इसका भी रीजन मैं बाद में समझा दूंगा। कोसेक 180 माइनस थीटा बराबर वही कर्ण बटा लंब या आर बटा डी रहेगा, या इसको मैं कहूँ आर बराबर डी कोसेक 180 माइनस थीटा। और कोसेक 180 माइनस थीटा वास्तव में कोसेक थीटा के बराबर होता है, ये आपको रटना है। कोसेक फिर कभी बता भी दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। क्लियर। तो इस प्रकार से हमने डीएल की वैल्यू निकाल ली, हमने आर की वैल्यू क्यों निकाली ऐसी वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर आर भी है और ये डीएल भी है। वीडियो की इसमें मेमोरी ख़त्म होने वाली है, तो इसके आगे का पार्ट हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।